हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है अजय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो, इसके लिए कुछ फॉर्मूले आते हैं, मैं आपको फॉर्मूले भी बताऊंगा, लेकिन वो फॉर्मूले जो होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई नहीं होते हैं। वहाँ हम फॉर्मूले से आप लोग आंसर नहीं निकाल सकते। वहाँ आपको ऑब्जर्वेशन काम आएगी, वहाँ आपने कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस पढ़े, कितना आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीखा है, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाई जाती है, वो सब आपको जो आपने ऑब्जर्वेशन देखा है पूरा का पूरा पूरे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स में, वो आपके वहाँ पे काम आता है। तो वहाँ फॉर्मूला काम नहीं आता, तो फॉर्मूला हर क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है। और ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं जहाँ फॉर्मूला आप लगा तो सकते हो लेकिन उसके आंसर कई बार गलत आते हैं। दूसरा क्या होता है कि फॉर्मूले में कन्फ्यूजन होती है कि कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा तो अलग फॉर्मूला लगेगा, कंपाउंड अगर अनसिमेट्रिकल है तो अलग फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, मैं आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखवाऊंगा, 2-3 एग्जाम्पल्स भी करेंगे कि कैसे इसका एप्लीकेशन हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूले को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि बिना फॉर्मूले को यूज़ करके करें, और हम लोग ये भी चेक करेंगे कि अगर फॉर्मूले से और बिना फॉर्मूले से क्या दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, क्या अलग अलग आ रहे हैं। क्लियर है? तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि बाईसाइक्लो, स्पायरो एंड जो बाईफिनाइल्स होती है उनमें किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, वो चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो सारे के सारे केस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज का ये जो लेक्चर रहेगा ये सेकेंड लास्ट लेक्चर रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलकुलेशन। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है इसके अंदर, तो हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। देखो क्या क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखें आप लोग। इसमें पहला केस हम लोग कंसिडर करते हैं कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो। कैसा हो? अनसिमेट्रिकल। तो अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो सिंपल सा आप लोग क्या लिखेंगे, तो एक फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ जीआई का, आप लोग लिख लो चाहो तो यहाँ से, नंबर ऑफ जीआई। जीआई का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये कितना आएगा? 2 की पावर n आएगा। अभी n क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पहला केस तो ये हो गया। और जो सेकेंड केस अपना होता है, सेकेंड केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास में कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिकल है। कैसा है भाई? 2 केस बन सकते हैं, एक कंपाउंड सिमेट्रिकल है और दूसरा कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। तो अगर अनसिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला आएगा 2 की पावर n, और सिमेट्रिकल है तो इसमें 2 केस बनेंगे। 2 केस क्या बनेंगे? अगर n की वैल्यू इवन है ना, n क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर n की वैल्यू ऑड है, ठीक है, तो हमारे पास में 2 केस बनते हैं। पहला जो केस आता है जिसमें n की वैल्यू इवन है, उसके लिए नंबर ऑफ जीआई का फॉर्मूला है नंबर ऑफ जीआई। तो बहुत ही सिंपल है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, ये फॉर्मूला लगेगा। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास में ऑड है तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ जीआई का नंबर ऑफ जीआई। फॉर्मूला आएगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा। ध्यान रखना, यहाँ कई बार क्या होता है कि मान लो नंबर ज़्यादा होते हैं या नंबर कम होते हैं, सपोज n की वैल्यू 1 है या n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे तो आप सॉल्व कर सकते हैं कि 2 की पावर 1 कर देंगे, 2 की पावर 2 लिख देंगे। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो कुछ लोग, जिन लोगों की मैथ्स बहुत अच्छी नहीं होती है, जिनको कैलकुलेशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता है, वहाँ ध्यान रखना आप लोग, इसमें आप लोग मिस्टेक कर सकते हो, और जल्दबाजी में यहाँ मिस्टेक होती ही होती है। क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे लोग, देखो, इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। इसका वैल्यू अलग आता है, इसका वैल्यू अलग आएगा, इसीलिए ये फॉर्मूले अलग अलग है। तो ये फॉर्मूले सेम नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि इसी फॉर्मूले को याद कर लो, इसी से इवन सॉल्व हो जाएगा, इसी से ऑड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखो कितना लंबा प्रोसेस हो सकता है फॉर्मूले से। फॉर्मूला आपको तब लगाना चाहिए जब मॉलिक्यूल कैसा हो, अनसिमेट्रिकल हो। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो आपको कभी भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आप इसमें कंफ्यूज होंगे। पहले आप इवन फाइंड आउट करो या ऑड है वो फाइंड आउट करो, फिर ये फॉर्मूला लगाओ, n की वैल्यू पुट करो। क्लियर है? और कई बार यहाँ से आपको आंसर गलत ही मिलेगा। तो हम लोग फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब हमारा मॉलिक्यूल कैसा हो, अनसिमेट्रिकल हो। और मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड आउट करना, स्टीरियो आइसोमर फाइंड आउट करना,
ये आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मॉलिक्यूल को देख करके आप लोग बहुत इजीली ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इसमें से कितने बनेंगे, क्योंकि अगर आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने पर आपका आराम से प्रिडिक्शन आ जाएगा कि टोटल इसके कितने बनने हैं, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी लेकिन आप इसमें उलझ करके रह जाएंगे, आपका आंसर बहुत लेट आएगा। अब जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, सभी लोग ध्यान से देखें। ये जो आपके पास में n है, n का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं तो n हमारे पास में होता है स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब देखो स्टीरियोजेनिक सेंटर की अलग अलग डेफिनेशंस है, सही है। हम इसको स्टीरियो सेंटर भी कंसिडर कर सकते हैं। देखो स्टीरियो सेंटर वो सेंटर होता है कि वो ऐसा कोई भी सेंटर जिसकी वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो रही हो, ऐसा कोई भी सेंटर हो सकता है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो सकता है, हम लोग रिंग कंसिडर कर सकते हैं, हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड कंसिडर कर सकते हैं, स्पायरो कंसिडर कर सकते हैं, क्यूमिलीन्स हो सकती है। जितने भी केस हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे केस हो सकते हैं, उनको बोला जाता है स्टीरियो सेंटर। अब जो स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि कई बार जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो वहाँ पे आप लोगों को क्या होता है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मान लो यहाँ मैंने Br लिखा और मैंने यहाँ मान लो Cl लिख दिया, सही है। और मैंने आपसे पूछा कि इस वाले कंपाउंड में कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, तो इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर ध्यान रखना 2 है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके अंदर बोलते हैं कि स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 है जो कि रिंग है। तो ध्यान रखना स्टीरियोजेनिक सेंटर की जो करेक्ट और टेक्निकल डेफिनेशन होती है वो आप इस तरीके से इस लाइन में देख सकते हो। देखो ऐसा कोई भी सेंटर जिस पर अगर हम स्विचिंग कर दें तो एक नया आइसोमर जनरेट हो सकता है। मैं आपको पूरा टिपिकल लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, उससे आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। इसी स्टेटमेंट को याद रखें, कभी डेफिनेशंस नहीं पूछी जाएगी आपसे, बट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, तब आपका आंसर सही हो पाएगा। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुने। स्टीरियोजेनिक सेंटर की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी ऐसा सेंटर जिस पर अगर हम लोग स्विचिंग कर दें, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की, अगर कोई मॉलिक्यूल वेज पोजीशन पर है तो हम उसको डैश पे ले आए तो एक नया आइसोमर अगर जनरेट हो रहा है, एक नया आइसोमर बन रहा है, तो उस सेंटर को आप लोग क्या नाम देते हो, उस सेंटर को आप लोग नाम देते हो स्टीरियोजेनिक सेंटर। और इस मॉलिक्यूल में 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन कौन से हैं, एक तो Br है और एक Cl, ठीक है, मतलब जिस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है वो और जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है वो क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है। समझ में आया कैसे? देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मॉलिक्यूल के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ Gi पर कंसीडर कर रहे हैं, अभी हम कंप्लीट स्टीरियो नहीं पढ़े, हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट स्टीरियो नहीं पढ़ा है, तो हम यहाँ पे स्टीरियो कंप्लीट को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। यहाँ ऑप्टिकल भी आ सकती है, ठीक है, तो उसके वजह से केस अलग हो सकते हैं, उसकी वजह से नंबर अलग हो सकते हैं, लेकिन इस मॉलिक्यूल में आप ऑप्टिकल नहीं लगा सकते क्योंकि ये मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 आपके पास में कंपाउंड है और इन 2 ये 2 आपके पास में सेंटर है। इन 2 सेंटर पर अगर आप स्विचिंग कर दो, कैसे स्विचिंग कर देंगे, मान लो कि ये 2 सेंटर है। देखो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था कि जो रिंग होती है वो Gi शो करती है, उसके लिए उसके पास मिनिमम 2 sp3 कार्बन विथ आप बोल सकते हो विथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होना चाहिए। देखो ये sp3 है, ये भी sp3 है, इस पर 2 डिफरेंट ग्रुप, इस पर भी 2 डिफरेंट ग्रुप है, क्लियर है। और अगर इन दोनों पर 2 डिफरेंट ग्रुप है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिंग सिस्टम Gi शो करेगा। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो कि एक बार दोनों को वेज पे रखो, सही है। अगर आपने दोनों को वेज पे रखा तो वो एक स्ट्रक्चर बनी। अब आपने क्या किया, एक सेंटर पर चेंज करा। देखो मान लो कि मैं अगर इसको इस तरीके से बनाऊं तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने कुछ इसको इस तरीके से लिख दिया और मान लो कि मैंने इसको वेज पे लिखा और मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, वेज पे, और Br है यहाँ पे और यहाँ पे बताओ क्या है, Cl। अब देखो अगर यहाँ वेज पर Cl है तो बताओ डैश पर कौन होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी डैश पर कौन होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। आप किसी एक सेंटर पर स्विचिंग करो, एक सेंटर पर स्विच करने पर जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा, अगर वो एक नया स्ट्रक्चर बन रहा है, नया आइसोमर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो
एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं और एक यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये अलग स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में मिलेगा, यहाँ डैश पर कौन आएगा आपकी बार, Cl आएगा। तो ध्यान से देखिए, क्लियर है आपको, यानी आपने जैसे ही इसको करा, अब देखो Cl जो है वो नीचे की तरफ या आप बोल सकते हो बैक साइड चला गया, Br अभी भी फ्रंट साइड में है, इसमें और इसमें Br दोनों वेज पोजीशन पर है, लेकिन इसमें Cl वेज पे था, अब Cl डैश पे चला गया। क्या दो अलग स्ट्रक्चर बन चुकी है, यानी कि इसमें चेंज करने पर एक नई स्ट्रक्चर बनी, यानी कि ये भी क्या होगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा और ये भी क्या होगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है जो कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से कई बार ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो दिखने में बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन उसके आंसर बहुत सारे आप बोल सकते हो जिन लोगों ने अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ भी रखी है वो भी कई बार गलत कर जाते हैं। क्लियर है। तो आप लोग एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखें कि स्टीरियोजेनिक सेंटर वो सेंटर होता है जिस पर अगर हम स्विचिंग करें ग्रुप्स की, तो अगर एक नया मॉलिक्यूल या नया कंपाउंड बनता है तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, या नया आइसोमर बनता है उसको आप लोग क्या बोलोगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर। बाकी जो नॉर्मल डेफिनेशन यही लिखाई जाती है कि एक ऐसा सेंटर होता है जिसकी वजह से स्टीरियो आइसोमरिज्म अराइज हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग इस रिंग को कंसिडर करते हैं कि रिंग एक स्टीरियो सेंटर है। क्लियर है। चलिए, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो कि आप लोग नोट करें एक बार के लिए, फिर हम मूव करते हैं एग्जांपल्स पर और देखते हैं कि हम इन फॉर्मूले को किस तरीके से तो यूज कर सकते हैं, और हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है और अनएक्सपेक्टेड आंसर देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, पहले आप लोग इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि कैसे आप लोग जीआई फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले को यूज करके, और बिना फॉर्मूला हम लोग कैसे अप्रोच लगा सकते हैं वो हम लोग सीखते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को अगर हम कंसिडर करें तो मैंने मान लो आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दिया। अब ये तो आप लोग देखते ही डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा, और टोटल इन दोनों को अगर मिला दें तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो 2 होगा, है ना। इसका आंसर कितना आएगा, 2। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके कितने आ जाएंगे बताओ, 2। एक ये वाला फॉर्म कौन सा है बताओ, सिस, और इसी का अगला कौन सा आएगा बताओ, ट्रांस। तो ये इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब अगर हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड लें, और अगर आप लोग चाहो कि इसको फॉर्मूले से करना है तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन इतने छोटे से क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट पता चलना चाहिए कि कितने आंसर इसके बनेंगे। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका। अब अगर आप ध्यान से देखें इसी के अंदर, तो एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मान लो CH3, फिर मैंने यहाँ लिखा CH, फिर CH, यहाँ CH। इस तरीके से हम लोग एक अच्छा सा एग्जाम्पल बना सकते हैं। 3 और 3 6, और मैंने यहाँ लिख दिया CH3। मैंने मान लो डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, 1 2 3 4, और मैंने मान लो डबल बॉन्ड यहाँ लगाया। तो बहुत ही सिंपल सा है। मैं आपको एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन बताता हूँ कि आपको फॉर्मूला बिना लगाए कैसे आंसर निकालना है, ऑड इवन के चक्कर में आपको नहीं जाना है। ध्यान से देखें, सबसे पहले तो इस मॉलिक्यूल को चेक कर लें कि क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। ठीक है। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल चेक करने के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो, यहाँ आपको अगर आप बीच में अगर यहाँ रखें अपना जो भी मान लो सिमेट्री चेक करनी है, तो इस वाले कार्बन से यहाँ डबल बॉन्ड मिल रहा है जबकि यहाँ सिंगल बॉन्ड मिला है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। दूसरा तरीका मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपको सिमिलर एंड्स दिखते हैं तो वो सिमेट्रिकल है, और अगर आपको सिमिलर एंड्स नहीं दिख रहे हैं वो अनसिमेट्रिकल है। देखो, इस डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर अगर आप देखोगे तो CH2 CH3 मिल रहा है, जबकि इस डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर सिर्फ CH3 मिल रहा है, यानी कि जो एंड्स हैं वो सिमिलर नहीं है, जो टर्मिनल्स हैं वो सिमिलर नहीं है। अगर ये टर्मिनल सिमिलर नहीं है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं बताओ, क्या ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा, ये भी करेगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ GI बताओ कितने आएंगे, नंबर ऑफ GI आएंगे हमारे पास 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। कितना आएंगे बताओ, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका। अब आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इनको बनाएंगे कैसे, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप लोग इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों को सिस पर रख दो। तो हमारे पास में टोटल 7 जो है वो कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो मैंने एक डबल बॉन्ड यहाँ लिख दिया, मैंने एक डबल बॉन्ड यहाँ लिख दिया, यानी कि ये वाला भी सिस है और ये वाला भी क्या है बताओ, सिस है। कैसे पता करा सर आपने सिस है कि नहीं, तो बहुत ही सिंपल है। देखो, जहाँ आपको कॉर्नर दिखे वहाँ हाइड्रोजन खींच दो।
तो आपको कॉर्नर बाहर की तरफ पॉइंट हो रहा दिख रहा है, आप यहाँ लिख दो। अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो यही यहाँ, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है? ये बिल्कुल सेम साइड है। आप इसको क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। दूसरे स्ट्रक्चर में आप लोग क्या कर सकते हो? दूसरे स्ट्रक्चर में आप लोग कर सकते हो इसको इस तरीके से, एक को आप लोग क्या करो सिस पे रखो और दूसरे को आप क्या करो ट्रांस पे रख दो, ठीक है। तो मान लो कुछ मैंने ऐसा लिखा, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर ले 1 2 3 4 5 और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में 6 और ये यहाँ आ जाएगा आपके पास 7। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो फॉर्म बनेगा वो यहाँ पे तो आएगा आपके पास ट्रांस और यहाँ पे आपको मिलेगा सिस। तो ये इस तरीके से दो स्ट्रक्चर बन चुकी है। इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसी को जस्ट रिवर्स कर सकते हो, इसको सिस पे रखो और इसको ट्रांस पे रखो, फिर दोनों को किस पे रख दो? ट्रांस ट्रांस पे रख दो। ध्यान रखना अब की बार ये दोनों मतलब इसी का जो ट्रांस ट्रांस बनेगा वो अलग स्ट्रक्चर बनेगी। क्लियर है? तो टोटल यहाँ पे कितनी स्ट्रक्चर बनती है? 4 स्ट्रक्चर्स बनती हैं, वो आप लोग बना लेना। अभी हमने इसको ट्रांस और इसको क्या लिखा है बताओ? सिस। आप इसको सिस, इसको ट्रांस कर सकते हो। क्लियर है? और फिर क्या कर सकते हो? इन दोनों को ट्रांस पे रख सकते हो तो वो भी स्ट्रक्चर बन सकती है। बना के दिखाएं आपको? चलो मैं बना देता हूँ आपके लिए। अब अगर आप इसको बनाना चाहें तो जस्ट इसका वापस से उल्टा बना सकते हो आप लोग। कैसे बनेगा ये अगर ट्रांस है तो आपको इसको सिस पे लेके आना है, तो सिस पे ये इस तरीके से आ गया। अब अगर ये सिस पर है तो आपको इसको किस पे लेके जाना पड़ेगा? ट्रांस पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये आपके पास में इस तरीके से डबल बॉन्ड, कार्बन काउंट कर लें ताकि गलत ना हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? यहाँ आपको मिलेगा सिस और यहाँ आपको क्या मिलेगा? ट्रांस। सही है? चलो अगर आपको ट्रांस ट्रांस का बनाना है तो आप ये भी बना सकते हो, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये बन गया ट्रांस ट्रांस। तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो आप लोग खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं आते हैं तो मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में सॉल्यूशन दूंगा। अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँगा या सारे हम लोग बनाएंगे तो लेंदी हो जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स मेरे पास में हैं जिनका मुझे बना के बताना पड़ेगा, बाकी किसी में रिक्वायरमेंट नहीं है जिसमें डायरेक्ट आंसर आ रहा है। क्लियर? और बाकी अगर आप ध्यान से देखो तो जितने भी अपने पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनमें सिर्फ नंबर पूछे जाते हैं, वहाँ स्ट्रक्चर फाइंड आउट मतलब करने के लिए बोला जाता है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना नहीं बोला जाता। तो बहुत सारे लोग ड्रॉ नहीं करते हैं, फिर उस चक्कर में उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। तो आप लोग क्या काम करें, आप लोग स्ट्रक्चर्स को जरूर ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर जरूर प्रैक्टिस करें। जैसे किसी का आंसर 2 आ रहा है तो आप दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, 5 आ रहा है तो आप लोग ड्रॉ करें। ठीक है? ड्रॉ करेंगे तो आपको कन्फर्म रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है। चलो एग्जाम्पल नंबर मैं आपको देता हूँ 3। ठीक है? अब इसी में थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। आप लोग बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ मैंने लिख दिया CH, फिर यहाँ लिख दिया CH, फिर यहाँ लिख दिया CH और यहाँ लिख दिया मैंने CH3 और मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ और यहाँ लिख दिया CH2। ये वाला कंपाउंड है। ठीक है? अब देखो मैं आपको एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन बताता हूँ कि कैसे आपको वो चीज़ देखनी है जिससे आपको बिना फॉर्मूला यूज़ करे निकाल सकते हो। देखो क्या ये जो दोनों के दोनों डबल बॉन्ड है वो GI शो करने के लिए है, मतलब ये दोनों GI शो कर सकते हैं, है ना? अगर ये दोनों GI शो कर सकते हैं इसका मतलब स्ट्रक्चर बननी चाहिए 2 की पावर 2 के हिसाब से 4 स्ट्रक्चर्स बननी चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। कैसे? अगर आप इसको बीच में से देखेंगे यहाँ से, तो जैसा एनवायरनमेंट आपको यहाँ मिल रहा है वैसा का वैसा एनवायरनमेंट आपको यहाँ मिलेगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से टर्मिनल चेक कर लो, क्या दोनों टर्मिनल सेम है? तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। तो जब भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो तो 2 की पावर 2 से अगर आप 4 आंसर बना रहे हैं तो उसमें से एक कम हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा 3। और इसकी टोटल कितनी स्ट्रक्चर बनेगी? इसकी 3 स्ट्रक्चर्स बनेगी। आप लोग बना करके चेक कर सकते हैं। इसमें अब की बार ये ट्रांस नहीं बनेगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की सेम स्ट्रक्चर्स होगी। क्लियर है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास में कुछ इस तरीके से, आप लोग ध्यान से देखेंगे। मान लो कि हमने यहाँ CH3 लिखा है और मैंने यहाँ पे भी CH3 लिखा है। बताओ इसकी टोटल कितनी स्ट्रक्चर आनी चाहिए? तो इसकी स्ट्रक्चर टोटल हमारे पास में होगी, देखो ये जो रिंग है वो GI शो कर सकती है। सही है? अब अगर ये रिंग GI शो कर सकती है तो आप इसको स्टीरियो सेंटर मान लो। इसके पास में जो स्टीरियो सेंटर होगा वो 1 होगा। अभी मैंने बताया था स्टीरियोजेनिक पूछे तो आपको ये दोनों काउंट करना है,
स्टीरियो सेंटर पूछे तो आपको सिर्फ यही लिखना है, ठीक है। तो स्टीरियो सेंटर आपके पास में 1 होगा, तो आपको पता ही है कि या तो दोनों को वेज पे रख दो, और एक को वेज पे रखोगे तो दूसरे को किस पे रखोगे, डैश पे। तो टोटल कितनी स्ट्रक्चर आएगी, 2 स्ट्रक्चर्स आएगी। क्लियर है, तो आप लोग बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 हमें मान लो कुछ ऐसा दे रखा है। मान लो यहाँ CH3 लिखा हुआ है, मान लो यहाँ CH3 लिखा हुआ है, तो भाई आपके पास में टोटल कितनी स्ट्रक्चर आएगी, 2 ही स्ट्रक्चर आएगी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6 मान लो कुछ इस तरीके से दिया है आपको, यहाँ कुछ ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है CH3, यहाँ लिखा हुआ है Me, और यहाँ लिखा हुआ है CH3। अब आपको बताना है कि इसमें जो है वो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनने चाहिए, 2 बनने चाहिए। क्योंकि देखो अगर हम देखें तो ये क्या रिंग GI शो कर सकती है, तो ध्यान रखना ये रिंग GI शो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, इसके पास में sp3 कार्बन तो है, लेकिन ऐसा sp3 कार्बन नहीं है जिस पर 2 डिफरेंट ग्रुप हो। सिर्फ एक ही ऐसा कार्बन है जो कि ये वाला है। ये वाले कार्बन पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, तो ये GI नहीं करेगी। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो GI। क्लियर है आपको। सिमिलर इसी तरीके से हम और एग्जांपल्स कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 7 को अगर हम डिस्कस करें तो मान लो कि आपको कुछ ऐसा दिया गया, और मैंने मान लो यहाँ लिख दिया Cl, और यहाँ लिख दिया Cl, और यहाँ लिख दिया Cl, ठीक है। अब बताओ इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बनेगी, इसकी टोटल स्ट्रक्चर्स बनेगी 2। क्या बनेगी, इसकी टोटल स्ट्रक्चर 2 बनेगी। अब कौन कौन सी बनेगी, एक बार हम लोग इसको बना लेते हैं। तो देखो अगर आप इसको बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से बना सकते हो। पहले आप क्या करो, आप तीनों को वेज पे रख दो, सही है। यहाँ Cl, Cl और Cl। अब आप क्या काम करो, एक को वेज पे रखो और 2 को डैश पे रख दो, या आप चाहो तो 2 को डैश पे रख सकते हो, 1 को वेज पे रख सकते हो, सही है। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप 2 को डैश पे रख दो और 1 को वेज पे रखो, क्योंकि वो सेम स्ट्रक्चर बनेगी। तो टोटल कितनी स्ट्रक्चर आएगी, 2 स्ट्रक्चर आएगी। सेम स्ट्रक्चर इसलिए बन रही है क्योंकि ग्रुप सेम है। अगर मैं ये तीनों ग्रुप अलग कर दूं तो फिर वहां पे वो भी स्ट्रक्चर वैलिड होगी जिसमें आप किसी एक को क्या कर रहे होंगे, किसी एक को वेज पे रख रहे होंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 8 आपको कुछ इस तरीके से दिया है। मान लो आपने यहाँ लिखा Cl, मान लो आपने यहाँ लिखा Cl, मान लो आपने यहाँ लिख दिया Br, सही है। अब आप लोग ध्यान से देखना, अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर कितना आना चाहिए था, अभी भी 2 ही आना चाहिए था, लेकिन अब इसका आंसर 2 नहीं आएगा। देखना ध्यान से, अगर मैं पहला काम ये करूँ कि इन तीनों को वेज पे लिख दूँ, ठीक है। तो अगर ये वेज पर है तो Br यहाँ आएगा, यहाँ Cl मिलेगा, यहाँ पे भी Cl मिलेगा। दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं कि हम Br को किस पे रखें, Br को वेज पे रख दें और Cl को वेज पे रख दें, तो Br यहाँ Cl और इसको हम लोग डैश पे लिख दें, सही है। अगली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम दोनों Cl को किस पे रखें, हम दोनों Cl को वेज पे रखें और Br को किस पे रख दें, डैश पे रख दें। तो देखो टोटल कितने आइसोमर बन चुके हैं, 3 आइसोमर बन चुका है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं होता है। सोच के देखो, अगर मैं इन्हीं को इसमें से अभी हमने सिर्फ एक ही चेंज करा है, मैं एक और चेंज कर दूं, यानी कि मैं आपको एग्जांपल दूं ये वाला, तो आप लोग इसको खुद से बना करके ट्राई करेंगे। एग्जांपल नंबर 9, तो एग्जांपल नंबर 9 जो है वो आपको कुछ इस तरीके से दिया है। मान लो मैंने यहाँ Br, यहाँ जोड़ दिया है Cl, यहाँ जोड़ दिया है फ्लोरीन। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसकी टोटल कितनी स्ट्रक्चर्स बन सकती है। तो यहाँ ध्यान रखना, जैसे यहाँ चेंज हुआ है कि पहले Br वेज पे था, अब Br डैश पे आया, तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो सिमिलर इसमें भी ऐसा होगा, सही है। पहले आप तीनों को वेज में लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, जैसा कि इसमें करा है कि किसी एक को डैश पे रखेंगे, तो पहले इसको डैश पे रखो, फिर इसको डैश पे रखो, फिर इसको डैश पे रखो। क्लियर है। तो और स्ट्रक्चर्स बनेगी, तो आपको वो स्ट्रक्चर फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में आपका आंसर लिखना है। क्लियर है। और करेक्ट अगर आपको आंसर चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, या इसी कमेंट बॉक्स के नीचे जब आंसर आ जाएंगे तो मैं इसका एक करेक्ट आंसर जो है वो अपलोड कर दूंगा। क्लियर। तो आप क्या करो, बोर्ड जो है पूरा भर चुका है, इसको फटाफट से कॉपी कर लो। फिर हम लोग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। फॉर्मूला वैलिड होता है वो क्वेश्चंस तो आप लोग बुक से भी कर सकते हो, वो क्वेश्चन आप लोग अपने मॉड्यूल्स या सीट से भी कर सकते हो। लेकिन वो क्वेश्चन जिन पर फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है
वो आप लोग कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं सिर्फ वही एग्जांपल्स आपको करवा रहा हूँ, और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे जिस पर फॉर्मूला वैलिड भी होता है और हम बिना फॉर्मूले भी उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ये बताया था। अब आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, आप सिंपल सा ऑब्जर्वेशन देखो कि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो एक उसमें से कम हो जाएगी। सही है, चलिए फटाफट से आप इसको कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जितने भी दूसरे एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं और एग्जाम्पल्स के बारे में। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम्पल की मैं आपको बात करूं तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, ठीक है। और इस पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर आपको कहीं जगह सही मिलता है, कहीं जगह गलत मिलता है। टोटल इसकी कितनी स्ट्रक्चर बनती है आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या इस स्ट्रक्चर पर फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि इसमें कितनी स्ट्रक्चर बनेगी। बताओ आपके अकॉर्डिंग इसमें कितनी स्ट्रक्चर्स बननी चाहिए। तो देखो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि अगर आप इसमें स्टीरियो सेंटर को फाइंड आउट करें तो आपके पास में एक स्टीरियो सेंटर आएगा। अगर एक स्टीरियो सेंटर आ रहा है तो इसका मतलब 2 की पावर 1 करोगे तो आंसर तो 2 आना चाहिए। या दूसरी अगर अप्रोच लगाई जाए कि इन सभी को अगर हम सेंटर कंसिडर कर लें तो 2 की पावर 6 चली जाएगी, और 2 की पावर 6 करोगे तो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनेगी, है ना। तो वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, अच्छा इसका मैं एक और तरीका बता सकता हूँ आपको। इसमें आप लोग क्या करो कि एक जो भी अपने पास में 6 के 6 सेंटर हैं उसमें से आप क्या करो, उसमें से आप लोग सिर्फ अल्टरनेट वाले कंसीडर करो, ठीक है। अगर आप अल्टरनेट वाले कंसीडर करेंगे तो n की वैल्यू 3 आएगी, तो n की वैल्यू 3 आएगी तो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 होता है। इसका आंसर 8 बिल्कुल सही है, बट वो 8 ध्यान रखना फॉर्मूले से नहीं आएगा, आपको बनाना ही पड़ेगा। इसकी टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं 8, और ध्यान रखना इसकी टोटल जो ऑप्टिकल कंसीडर करके अगर हम बनाएं तो इसकी टोटल 9 स्ट्रक्चर्स बनती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको हम लोग बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आप लोग खुद ब खुद सोचते रहेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास में ये है कि हम लोग इसको क्या कर दें, हम इसको तीनों सबको ही किस पे डाल दें, वेज पे डाल दें, ठीक है। तो आप लोग अच्छा ध्यान रखना यहाँ Cl Br कुछ भी जोड़ा जा सकता है, तो उसकी टेंशन मत लेना, ये मैंने एक जनरल फॉर्म बनाया है ना। इसी तरीके से अगर आप बात करें तो देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि इनको सॉल्व करने का एक सिंपल मेथड क्या होता है। सिंपल मेथड ये होता है कि आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें। देखो सब सारे को वेज मतलब सारे कार्बन को वेज पे रखने या सारे मिथाइल को वेज पे रखने की एक ही पॉसिबिलिटी है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करो कि सारे मिथाइल में से किसी एक को डैश पे रख दो, बाकी सबको वेज पे रख दो, वो भी एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या चेक करेंगे, उसके बाद आप लोग करेंगे कि अगर आपके पास में 2 वेज हो या 2 डैश हो, बाकी सारे वेज हो, तो 2 डैश के अंदर आप लोग क्या करोगे 1 2 कर सकते हो, 1 3 कर सकते हो, 1 4 कर सकते हो। तो ये टोटल आपके पास में 5 स्ट्रक्चर तो बनी जाएगी। 3 स्ट्रक्चर हम और बनाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगी। देखो पहली पॉसिबिलिटी खत्म, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, ध्यान से देखो। मैंने इसको डैश पे कंसीडर कर दिया। अगर मैंने इसको डैश पे लिखा है तो मैं बाकी सबको किस पे लिख दूंगा बताओ, मैं बाकी सबको वेज पे लिख दूंगा, सही है। इसी तरीके से मैं अगली जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो अगली स्ट्रक्चर क्या आएगी, वो अपने पास में, अच्छा देखो ये जो हमने 1 डैश पर लिखा ये भी 1 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे सारे ग्रुप सेम है। अगर सारे अलग अलग होते तो यहाँ अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। मान लो सभी अलग होते तो 6 पॉसिबिलिटी तो यही बन जाती, तो और स्ट्रक्चर्स बन सकती है, ठीक है। चलो अगर मैं आपको बोलूँ कि अब मैं यहाँ पे 2 डैश करने वाला हूँ, तो मैंने 2 डैश इस तरीके से कर दी, और ये बाकी सारे किस पे रहेंगे बताओ, वेज पे रहेंगे, है ना। इसी तरीके से मान लो अब 2 की पॉसिबिलिटी अलग अलग है। मैंने 1 2 करा, ये 1,2 है, मैं 1,3 कर सकता हूँ। देखो ये इस तरीके से आ सकता है, बाकी सब किस पे डाल दो, वेज पे डाल दो, सही है क्या। ये 1,3 हो सकता है। बताओ अगला क्या पॉसिबल हो सकता है, अगला पॉसिबल कुछ इस तरीके से हो सकता है कि मैंने इसको यहाँ लिख दिया डैश पे, इसको भी डैश पे लिख दिया, बाकी सारे किस में चले जाएंगे, वेज में चले जाएंगे, सही है क्या। यानी कि ये हो जाएगा 1,4। तो ये यहाँ तक की पॉसिबिलिटी कंप्लीट होती है। अब आप इसको वापस यहाँ नहीं कर सकते, वो 1,3 ही काउंट होगा। अब आपके पास में अगली पॉसिबिलिटी आती है कि आप 3 कार्बन को तो क्या कर दो, या 3 मिथाइल को क्या कर दो, डैश पे लिखो, और 3 को क्या कर दो, वेज पे। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम लोग क्या करें, ये इस तरीके से डैश पे बना दें और इनको किस पे लिख दें,
वेज पे लिख दें, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम लोग क्या करें, हम दो वेज को जो है वो एक साथ या दो डैश को एक साथ लिख सकते हैं। मान लो कि मैंने दो डैश को यहाँ इस तरीके से लिखा, एक इस तरीके से लिख दिया, यहाँ मैंने वेज लिख दिया, यहाँ मैंने वेज लिख दिया और यहाँ मैंने वेज लिख दिया। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। एक हो सकती है कि हम लोग अल्टरनेट ऑर्डर में क्या कर दें, वेज डैश को लगा दें, तो ये डैश इधर आ गया, ये डैश इधर आ गया, ये डैश इधर आ गया। इसी तरीके से हमारे पास में ये वेज बन सकता है। काउंट करें टोटल कितनी स्ट्रक्चर बनी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी टोटल जो है 8 स्ट्रक्चर्स इसकी बनती है, जो कि मैंने आपको बताया था। यानी टोटल 8 स्ट्रक्चर बनेगी। ऑप्टिकल का केस कंसीडर करेंगे तो ऑप्टिकल के केस में एक और बन जाती है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम ऑप्टिकल पढ़ चुके होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल के अंदर हम लोग इसी एग्जाम्पल को वापस से डिस्कस करेंगे और इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो एक बार और रिपीट होगी, है ना, यानी उसका मिरर इमेज बनेगा, वो आप लोग फाइंड आउट भी कर सकते हो अगर आप लोगों ने ऑप्टिकल पढ़ रखा है। अगर आप लोगों ने ऑप्टिकल नहीं पढ़ रखा है तो फिर आपको ऑप्टिकल का वेट करना होगा, जिसमें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि इन 8 स्ट्रक्चर्स में से ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होगी जो एक अपनी मिरर इमेज भी कंसिडर करवाएगी, है नहीं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं वहाँ एनेंटियोमरिज्म भी आएगी। क्लियर है। चलो, तो ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल हो सकता है। सिमिलर एक और एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से। अब देखो, इसकी स्ट्रक्चर तो मैं नहीं बना रहा, लेकिन मैं इसके नंबर बताता हूँ आपको। इसके 4 स्ट्रक्चर्स बनेगी, आपको 4 की 4 स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो, पहले सबको वेज पे लिखूँ तो एक स्ट्रक्चर बनेगी। दूसरे में क्या करूँ, एक को डैश पे लिखूँ, बाकी सबको वेज पे लिखूँ, 2 स्ट्रक्चर तो ये बन गई। तीसरे में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि इसको और इसको, यानी 2 किस में रखोगे, डैश में, बाकी सब वेज में रखोगे। तो यहाँ पे 1 ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो 2 पहले बनी थी, 2 अब बन गई, 4 होगी। यहाँ ध्यान रखना 3 डैश वाली पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 3 डैश वाली पॉसिबिलिटी वापस किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी। क्योंकि देखो, जब आप अगर 2 डैश बनाओगे तो इसका मतलब 3 वेज पे होंगे ना। तो अगर आप 3 डैश पे बनाओगे तो सिंपल सी बात है कि दो जो होंगे वो वेज पे चले जाएंगे, तो वो आइडेंटिकल बन जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना टोटल कितनी स्ट्रक्चर बनती है, 4 स्ट्रक्चर बनती है। बना के जरूर ट्राई करना। मैं वापस बताता हूँ, सबको वेज पे लिखो, फिर एक को डैश पे लिखो, फिर 2 को डैश पे लिखो। 2 को डैश में लिखने की 2 पॉसिबिलिटी है, 1 2 कर सकते हो, 1 3 कर सकते हो। इसमें 1 4 वाला पॉसिबिलिटी नहीं आएगा, क्योंकि ये और ये आइडेंटिकल है। क्लियर। तो टोटल 4 ही स्ट्रक्चर्स इसकी बनेगी। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में कुछ इस तरीके से, बताओ कितनी स्ट्रक्चर बनेगी। बहुत ही सिंपल है, इसकी 2 स्ट्रक्चर्स बनेगी, है ना। ये वाला नहीं कर सकता, सिर्फ यही जीआई शो कर सकता है। इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं कि कुछ इस तरीके से आपको एक कंपाउंड दिया गया, ठीक है, और यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, बताओ इसके अंदर टोटल कितनी स्ट्रक्चर्स बनेगी। एक तो ये है, दूसरी इसकी और बन जाएगी, टोटल कितनी आ जाएगी, 2। इसी तरीके से मान लो मैंने लिखा है इस तरीके से पीएच, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ लिख दिया CH2, फिर यहाँ लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH PH। बताओ इसकी टोटल कितनी स्ट्रक्चर बनेगी। स्टीरियो सेंटर कितने हैं इसके पास, एक ये रहा, एक ये रहा। टोटल कितने हो चुके हैं, 2। 2 की पावर 2 करोगे तो टोटल आएगा 4। लेकिन ध्यान रखो, ये मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल। अगर ये सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब एक कम हो जाएगा, तो टोटल कितनी आएगी बताओ इसकी, टोटल 3 स्ट्रक्चर्स इसकी बनेगी। क्लियर है आपको। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड आउट कर सकते हो। चलो मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। होमवर्क में किस तरीके से करना है आप लोग ध्यान से देखेंगे। कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिखा हुआ है CH, फिर यहाँ लिखा हुआ है डबल बॉन्ड CH CH3, और यहाँ लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है CH, और यहाँ लिखा हुआ है CH, और यहाँ मान लो डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, और उसके अलावा यहाँ CH3 लिखा हुआ है। तो ये एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड के टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे वो आपको फाइंड आउट करने हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो टोटल आइसोमर इसके फाइंड आउट करेंगे, टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये बहुत सारे एग्जाम्पल कवर कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं।
बहुत सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप लोग हमेशा क्या करेंगे, एक तो प्रैक्टिस करेंगे इनकी। जब भी आपसे पूछा जाता है कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू में भी है या फिर मान लो ऑप्शन वाइज भी है, तो भी आप लोग बना करके चेक करेंगे। फॉर्मूले को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि फॉर्मूला आपको बहुत बार गलत आंसर देगा। आप हमेशा बना करके चेक करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कब जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाते हैं। ये सारा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों को इसी वाले सेगमेंट में डाउट आता है कि आइसोमर कैसे फाइंड आउट करे जाए। आइसोमर सीख तो जाते हैं हम लोग, लेकिन आइसोमर को फाइंड आउट करना एक बड़ा टास्क होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपको एक सिंपल सा, मैंने ये पूरे वीडियो के अंदर आपको एक तरीका बताया है कि आपको फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है और आपको बना के देखना है। जब तक आपको ये क्लियरिटी नहीं आएगी कि दो बनने वाली स्ट्रक्चर किस तरीके से एक दूसरे के से आइडेंटिकल हो सकती है, तब तक आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर या फिर जो भी आइसोमर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो चाहे वो स्टीरियो हो, वहाँ आपको दिक्कत जरूर आएगी। जैसे कि ये एग्जाम्पल देख लो। अब ये एग्जाम्पल जब तक आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करवाएगा, तब तक आपके माइंड में एक बार भी क्लिक नहीं करेगा कि इसकी स्ट्रक्चर 8 आ सकती है, ठीक है, और इसकी टोटल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करोगे तो 9 स्ट्रक्चर्स आ सकती है। समझ में आएगी नहीं है? तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और किस तरीके से आप एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कितनी है, आप कितना अच्छे से देख पाते हैं कि कंपाउंड कब आइडेंटिकल हो सकता है और कब किसी का आइसोमर बन सकता है। क्लियर है? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और हमेशा हर एक कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स को बना बना के देखेंगे। धीरे धीरे आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। क्लियर है? सो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड यहाँ तक हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ एक सेगमेंट बचेगा, बहुत ही छोटा सा लेक्चर रहेगा वो, जिसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे। एंड अगर इसमें से फिर भी आपको कोई डाउट रहता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के नीचे जो है आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एंड तब तक के लिए